हेलो दोस्तों, मैं विक्की कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर, जिसे हम कहते हैं वीएसपी, विकास स्टडी पॉइंट। ठीक है, ये है आपका अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि प्रैक्टिस पेपर, जिसे हम सैंपल पेपर भी कहते हैं। टर्म आपका सेकंड है। क्या है? टर्म आपका सेकंड है। क्लास है आपका 12th। तो 12th क्लास का हम हिंदी का प्रैक्टिस पेपर लेकर के आए हैं। 40 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। 2 घंटे आपको मिलेंगे। अब इसके सामान्य निर्देश हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है, ताकि हमारा समय बच सके पेपर में। निम्नलिखित निर्देशों को सावधानी समय पढ़ना, उनका पालन करना। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 9 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड खा। प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए हैं कि अगर आपको एक नहीं आ रहा तो जो विकल्प दिया गया आप उसका भी उत्तर कर सकते हैं, और निर्देशानुसार ही हमें उत्तर देना है। कोई फालतू चीजें हमें नहीं लिखनी। ठीक है, चलिए खंड का पे चलते हैं। और एक चीज और बता दूं, ये चीज मैं करवा रहा हूं, यहाँ पे भी समझाऊंगा। ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन दिया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो सोल्यूशन उसमें आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी यहीं पे समझा दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो प्रैक्टिस पेपर हिंदी का बहुत सरल है, यूं कर लोगे आप देखते ही देखते। खंड का क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में 3 शीर्षक दिए गए हैं। इन 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर हमें रचनात्मक लेखन करना है। तो रचनात्मक लेखन बेसिकली होता क्या है? जैसे कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है, रचनात्मक यानी कि कैसा लेखन जिसके बारे में ना सर का पता हो ना धर का पता हो। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग उसको लेकर के चलना है, अपने माइंड से क्रिएटिव बनाना है कि कौन कौन से पात्र थे, कौन कौन से घटनाएं थी, किस तरीके से घटी, कहाँ कहाँ घटी, इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। और जब ये चीजों का हमें ध्यान रखना है तो फिर क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे इस चीज को हैंडल किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ऐसे समझ। अब करेंगे कैसे, तो ये ध्यान रखना। आपको ये समझ में आ गया कि सारी चीजें आपको मन, कहते हैं ना, मन गढ़ंत कहानी, बिल्कुल वही चीज है। लेकिन जो चीज आप प्रस्तुत कर रहे हो ना, उसका एक तरीका होता है। तरीका कैसे? सबसे पहले आपको लिखना होता है भूमिका। रचनात्मक लेखन सबसे पहले आप ऊपर टॉपिक आ जाएगा, इस जगह पे टॉपिक आ जाएगा। टॉपिक क्या? इसमें से जो भी आप लिखना चाह रहे हो। जब मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, मान लो मैं ये लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा जब मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर लिखूंगा भूमिका। भूमिका में लिखूंगा कि मैं जो खुशी का ठिकाना रहा नहीं, ये उसका कारण क्या था। तो जो मेन कारण था कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ इस वजह से, या फिर मैं ऐसा सोचना भूमिका के अंदर कि मेरा क्या कहते हैं, अकाउंट्स में बहुत रुचि है, और मैंने उसमें दबा के मेहनत की और अच्छे से पेपर भी गया, और रिजल्ट के दिन जो मार्क्स मैंने उम्मीद की थी उससे भी कहीं ज्यादा है। तो ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। ठीक है, अब ये हुआ, ये भूमिका के अंदर आ गया। फिर आता है आपका बॉडी वाला हिस्सा, यानी कि जिसमें आपका विषय वस्तु आ जाता है। अब जो आपका विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के अंदर सबसे बड़ा वाला पार्ट आता है, यानी कि ये चीज हुई तो हुई कैसे। जो चीज आप बताना चाह रहे हो भूमिका के अंदर, वो हुई तो हुई कैसे, कितनी मेहनत आपने की, कब से मेहनत आपकी चल रही थी, किस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कैसे अपना दिमाग लगाया। मतलब एक तरीके से बड़ा वाला जो हिस्सा है ना, वो आपका विषय वस्तु में आ जाता है। ठीक है, और अंत में आ जाता है आपका सार, यानी कि सारांश। सारांश में लिखे होते हो, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि यदि आप मेहनत करें, निरंतर मेहनत करें, और जो चीज आप पाना चाहें उसे अंततः आप पा ही लेते हैं, आप सफल हो ही जाते हैं। सो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपने 3 टॉपिक बना दिए। मतलब सबसे मेन वाला जो टाइटल है हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि इसी के बारे में हमें बताना है। भूमिका में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, विषय वस्तु में डिटेल में बता दिया, और सार से हमें क्या सीख मिली, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हमने जानी वो बता दिया। और ये लिखना कुल मिलाकर के 150 शब्दों में, तो बस आपका रचनात्मक लेखन संपन्न होता होगा। आए समझ बच्चों? उम्मीद करता हूं सरलता आ ही गया होगा। दूसरा, आप जिस कॉलोनी मोहल्ले में रहते हैं वहां कोई सार्वजनिक उद्यान नहीं है। ठीक है, आप सार्वजनिक उद्यान नहीं है तो फिर करना क्या है? तो उसकी आवश्यकता तथा अभाव से जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है ना, उसका उल्लेख करते हुए हमें प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है 120 शब्दों में। अब यहाँ पे संपादक को पत्र लिखने वाली बात आ गई। इसका मतलब ये हमारा औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर में आ जाता है।
और फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको अपना एड्रेस आएगा, यानी कि अपना पता, स्वयं का पता। ठीक है, सबसे पहले आपका आपका अपना पता लेफ्ट हैंड साइड। मान लो ये आपका पूरा पेपर है, पेज है। ठीक है, तो यहां पर आएगा सबसे पहले आपका अपना पता। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा दिनांक, यहाँ आएगा आपका दिनांक यानी कि डेट। फिर आएगा आपका उसका पता जिसे आप लिख रहे हो। हम लिख किस रहे हैं? संपादक को, तो यहाँ जाएगा संपादक। अब संपादक किसका? प्रतिष्ठित समाचार का है, तो अब किसी भी समाचार का पत्र का नाम लिखते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, वो लिख दोगे उसका पता जहां का भी है, जनकपुरी, मतलब जिस भी एरिया का है उस एरिया का पता पिन कोड डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा आपका विषय यानी कि सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? तो लिखेंगे सार्वजनिक उद्यान का ना होने से आने वाली कठिनाइयां। सार्वजनिक उद्यान के ना होने से, या भी सकते हैं सार्वजनिक उद्यान के अभाव से उत्पन्न कठिनाइयां, ये लिख सकते हैं क्या? सार्वजनिक उद्यान के अभाव से उत्पन्न कठिनाइयां। ये मेरा यहां से लेकर के यहां तक का विषय हो गया यानी कि सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद आपका हिस्सा जाएगा मान्यवर महोदय या महोदया, जो भी लिखना चाहते हैं। फिर मेन हिस्सा शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे पेज खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैं इस पेज को यहाँ तक और बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अभी पेज यहाँ से यहाँ तक का मानो पूरा एक पेज है। फिर यहाँ पे मेन बॉडी आ जाएगी, जिसमें आप लिख सकते हैं कि सभी निवेदन ये है कि मैं आपका नाम, आप विद्यार्थी हैं जो कोई भी हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का पता। ठीक है, और फिर उसके बाद जो समस्या है ना, वो समस्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि उद्यान के ना होने की वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे कम है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, सुंदरता कम दिखाई देती है, साफ सफाई कम रहती है, बच्चों खेलने के लिए जगह नहीं है, योगा करने के लिए जगह नहीं है। ये सारी समस्या आप लिख सकते हो। अब उस समय छुटकारा पाने के लिए आप संपादक को लिख रहे हो, तो संपादक से ये हेल्प मांग सकते हो कि आप हमारी समस्याओं को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में उजागर कीजिए, अपने सबसे पहले पन्ने पर, ताकि इसका ध्यान जो यहाँ की मैनेजमेंट है, जो देख रेख करती है, उनको जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस कार्य पर जल्दी ही एक्शन लेंगे और मुझे इसका मतलब रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। फिर अंत में क्या करेंगे? फिर अंत में आपको पता ही है कि अंत में आपका आ जाएगा धन्यवाद सहित आपका भवदीय और नाम जो भी है आपका। कुछ नहीं दिया गया तो क ख ग लिख के छोड़ देंगे, यानी कि लास्ट में क ख ग लिख के छोड़ देंगे। सो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा संपादक को लिया गया पत्र आ जाएगा। ध्यान देना, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले स्वयं का पता, फिर दिनांक, फिर जिसको लिख रहे हैं उसका पता, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा विषय, फिर आपका आ जाएगा महोदय, फिर बॉडी वाला पार्ट सभी निवेदन ये है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, हमारे मोहल्ले में ये उद्यान की समस्या है, इस वजह से लोगों को पार जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन का लेवल कम है, साफ सफाई कम है। ठीक है, फिर अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके इस पर जल्दी से निर्णय लीजिए और अपने प्रतिष्ठित अखबार में फ्रंट पेज पे छापिए, ताकि शीघ्र जो हमारे मोहल्ले के देख रेख वाले लोग हैं उनका ध्यान जाए और इस पर वो शीघ्र निर्णय लें। फिर अंत में धन्यवाद सहित आपका भावी दिए का खगा और समाप्त होता हुआ। आए समझ? था ना एकदम आसान, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत है, क्योंकि सब कुछ आपको अपने शब्द में लिखना है। और 12th क्लास के स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि आप ये चीजें पहले से ही सीखते हुए आ रहे हो, तो 12th में एकदम स्ट्रांग हो जाता है बच्चा। ठीक है, सेकंड वाला क्या है? जहाँ पे वही आपका भी यहाँ पे भी फॉर्मल लेटर ही आएगा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, बस आपका जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपका थर्ड पे। अब जो थर्ड प्रश्न है वो क्या कह रहा है? इसमें से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 50 शब्दों में देने हैं। पहला क्या कह रहा है? ये 3 मार्क्स दिलाएगा, ध्यान देना प्रत्येक चीज। कथानक में द्वंद का क्या स्थान है, यानी कि कथन के अंदर द्वंद का क्या जरूरत है, द्वंद किस लिए कार्य आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कथन अंत होता है ना, उसकी बुनियादी तत्व में द्वंद का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि द्वंद जो होता है वो कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी में जो द्वंद होता है ना, वो दो विरोधी तत्वों को टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाएं, अंतर्द्वंद आदि के कारण पैदा होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद के बिंदु को जितना स्पष्ट रखेगा,
कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। यानी कि जो द्वंद्व होते हैं बेसिकली किसी भी कहानी के अंदर उस कहानी को बढ़ाने का, टकराव उत्पन्न करने का भी कारण बनते हैं। ठीक है, कहते हैं ना द्वंद्व हो गया। एक द्वंद्व का मतलब एक तरीके से लड़ाई झगड़ा भी होता है। ठीक है, नीचे वाला कहानी के तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डालना। अब जो कहानी होती है वो कहानी का महत्व क्या है, कहानी क्यों बोली जाती है, कहानी हमें क्या सीख देती है, इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है बस। खा क्या है, पात्रों के संवाद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जो भी पात्र हैं, पात्र मतलब जैसे मूवीज है तो मूवीज के अंदर जितने भी पात्र होते हैं ना, हीरो हो गया, हीरोइन हो गया, गुंडा हो गया, पुलिस हो गया, जितने भी कैरेक्टर होते हैं तो उन कैरेक्टर के जो संवाद होते हैं ना, संवाद लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि गुंडे का डायलॉग हीरो बोल रहा हो, हीरो का डायलॉग हीरोइन बोल रही है, हीरोइन का डायलॉग पुलिस वाला बोल रहा हो, तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम कहानी में संवादों का कि पात्र घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले एक संवाद हमारे छोटे होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए और उद्देश्यों से भरे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, संवाद पात्रों के स्वभाव और उसकी पृष्ठभूमि के अनुकूल होना चाहिए। मतलब जो भाषा उसको आती है उस भाषा में लिखी जानी चाहिए ताकि उसको सरलता हो उस चीज को बोलने में। संवाद उनके विश्वास व आदर्शों तथा स्थितियों के अनुरूप हो। यानी कि मान लिया जाए कि मूवी के अंदर एक सीन है कि किसी कोई एक्सपायर हो जाता है। अब एक्सपायर होने पे क्या हो जाता है, लोग रोते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, हंसने वाला सीन डाल दिया जा रहा है या फिर वो कुछ और ही कर रहा है। हाँ, वो ऐसा नहीं कि डाला जा सकता है, लेकिन अगर मूवी सच्ची में सैड वाली है और फिर हंसने वाली चीजें लाई जा रही है तो यहाँ मामला खराब हो जाता है। तो पात्र के जो शब्द है ना, उन शब्दों को ध्यान रखना जाना चाहिए, भाषा का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से किस पॉइंट पर उसको वो डायलॉग बोलना है, यानी वो संवाद का प्रयोग करना है, हमें ये ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें 50 शब्दों में देने हैं। अब पत्रकारीय लेखन की समाज में क्या भूमिका है हमें स्पष्ट करना है, और अच्छे लेखन के लिए कौन कौन सावधानी हमें बरतनी चाहिए, हमसे ये भी पूछ रहा है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो पत्रकार होते हैं ना, वो पाठकों को सूचना देने का काम करते हैं, जागरूक करते हैं, शिक्षित करते हैं, साथ ही साथ मनोरंजन भी करते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में भी एक पहरेदार, शिक्षक, जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मतलब जो पत्रकारीय लेखन होता है ना, उसके जरिए हम बहुत सारे लोगों को रोज सुबह 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 शाम दोपहर देश और दुनिया की खबरें बताते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में यूक्रेन और रसिया के मध्य युद्ध हो रहा है, तो ये यूक्रेन और रसिया के मध्य जो युद्ध हो रहा है, जो जो बातें हमारे सामने आ रही है वो किसके माध्यम से आ रही है, वो आ रही है पत्रकारीय लेखन के माध्यम से। तो इसकी समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से उजागर करने का काम करता है और एक नई जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, अब हमें ये पूछ रहा है। तो जो विशेष रिपोर्ट अगर पूछें तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं 2-3 प्रकार की होती हैं, 2-3 कह सकते हो आप। जैसे कि खोजी रिपोर्ट होती है। अब खोजी रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए सूचना प्राप्त करने का कार्य करता है। फिर होते हैं कि इन डेप्थ रिपोर्ट। अब जो इस प्रकार की रिपोर्ट होती है उसमें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्य, सूचनाएं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है, यानी कि जो पहले से ही मौजूद हो बस उसको और अच्छे से लिया जाता है। एक तो हो गया हमारा खोजी रिपोर्ट, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही ना हो लेकिन रिसर्च करके बताया गया, और एक पहले से मौजूद है लेकिन उसको और डीपली जाकर के लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया हो, तो उसे कहेंगे इन डेप्थ रिपोर्ट। फिर तो आपका विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण से क्या निकल के आ रहा है वो बताया जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तीन नहीं होते, 3 से ज्यादा होते, लेकिन क्योंकि आपसे मार्क्स कितना है, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स ले लेंगे हम। कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपका खोजी रिपोर्ट, एक हो जाएगा आपका इन डेप्थ रिपोर्ट और एक हो जाएगा विश्लेषण रिपोर्ट। ठीक है, अगला समाचार लेखन के 6 ककार तथा उल्टा पिरामिड शैली क्या है। अब समाचार जब हम लिखते हैं ना, समाचार के बारे में हम बात करते हैं तो वो कुछ सवालों के जवाब होते हैं। अब सवाल कौन कौन से हो सकते हैं, तो भेज सकते हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। फिर से सुनो, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों,
कैसे। ये क्या है, ये समाचार लेखन के 6 ककार हैं। अब ये सवाल के मैंने जो 6 ककार बताए ना, वही हमें किसी चीज का जवाब देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोले कि तुझे पता है कुछ वहां पे कुछ हुआ, आपका सवाल क्या हुआ, ये रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, कौन था वहां पर, कौन कौन था। तो कौन में हम ये जवाब देंगे कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, इनके मध्य। कहाँ, यूक्रेन के अंदर। कब, काफी समय से हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो जेलेंस्की था वो नाटो से मिलना चाहता था और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये पसंद नहीं आया। कैसे, तो एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, जो समाचार हमारे सामने है उसका जवाब हमें मिल रहा है, और इसी से ही 6 ककार हमें पिरामिड बना करके उस समाचार को और बेहतर तरीके से समझाने का तरीका देते हैं। अब पत्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, अब इसका जवाब हमें देना है। तो बेसिकली जो पत्रकार होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पूर्णकालिक पत्रकार, कौन कौन से, पूर्णकालिक पत्रकार। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो गया अंशकालिक। ठीक है, और फिर तीसरा क्या हो गया, तो ये हो गया आपका फ्रीलांसर। फ्रीलांसर जो फ्री होता है, आजाद, अपने मन मर्जी का कार्य करता है। अब जो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं ना, वो किसी प्रकार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी होते हैं। ठीक है, और जो अंशकालिक होते हैं वो समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं, यानी कि मन हुआ, ऐसे कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति होता है ना, वो एक से ज्यादा कंपनियों से भी जुड़ा सकता है कि कुछ समय इसके साथ, कुछ समय इसके साथ, कुछ समय इसके साथ कर लेता, एक अंश, एक पीरियड के अकॉर्डिंग। और जो फ्रीलांसर होता है उसका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, ये अपने मन मर्जी का मालिक होता है कि कहीं से भी किसी की रिपोर्ट उठा ली, अगर कोई उसको खरीदना चाहता है तो ठीक है भाई, खरीद लो मेरी रिपोर्ट, मैं तुमको बेच दूंगा। तो वो होता है आपका फ्रीलांसर। ठीक है, 5वां प्रश्न। अब निम्नलिखित प्रश्नों में से हमें ना केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 50 से 60 शब्दों में। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखना है हमें। भरत सो गुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे, तदपि दिन ही दिन हो तो झावरे, मनहु कमल हिम मारे। अब हमें इसका क्या काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य के अंदर बेसिकली आपका, जैसे कि जो चीज आपको बताई गई है ना, उस काव्य सौंदर्य के अंदर आपके 2 पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपका भाव सौंदर्य और आपका शिल्प सौंदर्य। जो भाव सौंदर्य होता है उसके अंदर आपको ये बताया जाना होता है कि ये बताना क्या चाह रहा है। तो जो इसके अंदर है ना, भरत द्वारा राम के अश्व की 100 गुनी देखभाल करने की बात कहकर माता कौशल्या अपने मन की व्यथा को व्यंजित कर रही है, यानी कि इसमें रस आ रहा है। रस कौन सा, एक माता का बेटे के प्रति प्रेम आ रहा है, तो ये आपका वात्सल्य वियोग है। ठीक है, गुण कौन सा, इसे माधुर्य गुण है। और शिल्प सौंदर्य की अगर बात करें तो उसमें ये बता सकते हैं कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार है या कौन से समास है, तो वो आपका शिल्प सौंदर्य किया जाता है। तो जब भी काव्य सौंदर्य की बात करें ना, तो उसके अंदर 2 चीजें लिखनी होती है, एक आपका भाव सौंदर्य आ जाता है, ठीक है, और एक दूसरा जो है वो आपका आ जाएगा शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य। अब जो भाव सौंदर्य है ना, इसके अंदर हमें इसका मतलब बताना है कि ये क्या बताना चाह रहा है। और जो शिल्प सौंदर्य है, इसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कितने अलंकार हैं, समाचार, यानी कि भाषा, अलंकार, समास, इस चीज के बारे में शिल्प सौंदर्य के बारे अंदर बताया जाता है। ठीक है ना। अब आशय स्पष्ट कीजिए। तो जब आशय स्पष्ट करने की बात कहे तो मतलब इसको पूरा पूरा बताना है कि बताना क्या चाह रहा है। पिए सो कहू संदेशड़ा, ए भवरा ए काग, सो धनी बिरही जरी मुई, तेही धुआं हम लाग। बेसिकली जो कहानी है ना, ये रानी नागमती के बारे में बात कर रहा है कि रानी नागमती भवरा और काग के माध्यम से अपनी विरह की व्यथा के बारे में अपने प्रियतम रत्नसेन को भिजवाना चाहती है कि तुम्हारी वियोग में तुम्हारी जो पत्नी है विरह की अग्नि में जल मर रही है, भून रही है, और इसका धुआं हमको लगा है, इसी कारण हमारा रंग काला हो गया है। यानी कि इसके अंदर जो रानी नागमती है ना, वो अपने वियोग के बारे में बात कर रही है कि जो उसका पति रत्न सेन है
उसकी कितनी याद आ रही है, कितना मिस कर रही है, और इस वजह से क्या हो रहा है, विरह की अग्नि में वो जल रही है, और शायद उसी के धुएं की वजह से उसका जो रंग है ना वो काला पड़ता जा रहा है। गा कह रहा है विज्ञापति के 3 पदों को प्रतिपाग स्पर्श कीजिए। अब प्रतिपाग स्पर्श करना है मतलब वही इस तरीके से जैसे हमने ऊपर किया ना, उसी तरीके से नीचे भी डिफाइन करना अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रश्न छठा क्या कह रहा है, हमें केवल एक प्रश्न का उत्तर देना 30 से 40 शब्दों में। तो कोई भी एक ले लो, जैसे कि राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं उसके बारे में बताना है। तो ये तो आपने पढ़ रखा है, तो आप आसानी से बता दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों में देने। 2 प्रश्नों के उत्तर। पहला है का प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। अब प्रकृति की वजह से विस्थापन हो और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में, उन दोनों में क्या अंतर होता है। अब प्रकृति के कारण विस्थापन से भी ये समझते हैं कि अगर प्रकृति में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, तो मान लिया जाए कि जिस स्थान पे लोग पहले रहा करते थे वहां उस एरिया में बाढ़ आ गई, तो वहां के लोग तो अपने आप विस्थापित हो जाएंगे ना। चाहे फिर वहां पे पीने का पानी सूख गया हो, खत्म हो गया और कोई संसाधन ना बचा हो, तो भी वहां पे लोग विस्थापित होते हैं। दूसरा औद्योगिकरण के कारण विस्थापित होना। अब औद्योगिकरण के कारण विस्थापित इसलिए होते हैं कि कई लोग उस जगह पे जाना पसंद करते हैं जहां पे उनको सरलता से रोजगार उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो जो दूर दराज के लोग हैं वो औद्योगिक मतलब जहां पे उनको सरलता से रोजगार उपलब्ध हो सके वो वहां पे जाकर के रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो दोनों का जो विस्थापन में ना एक अलग अलग बात है, ठीक है। मेन जो आशय इसके अंदर जरूरत से ही है, लेकिन चीजें भिन्न है दोनों में। खाए 4 हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की शोषण के उजागर करती है। इस कथन को प्रतिपादित कीजिए। बच्चा ये तो आप ही करना और आप ही करोगे, क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सारी चीज मैं बता दूंगा तो आप खुद मेहनत नहीं करोगे। इसलिए ये प्रश्न ना पहले खुद भी ढूंढने की कोशिश किया करो, बुक में देखा करो, ढूंढा करो, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, और मिल करके जब उसको खुद समझोगे ना बच्चों, तो और स्ट्रांगली और लंबे समय तक याद रहेगा। बट फिर भी क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ, समस्या आ सकती है ऐसी बात नहीं है, तो हर समस्या का समाधान हमारे पास उपलब्ध होता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको आज बता दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी 8वां प्रश्न भी वही है, प्रश्न है आपको जवाब देने हैं, 9वां भी अब इन प्रश्नों को पढ़ना है और आपको जवाब देना है। तो इस तरीके से आपके 9 प्रश्न समाप्त होते हुए, बाकी मैं आपको इसका उत्तर भी दिखा देता हूँ ताकि कोई भी समस्या ना रहे आपके मन में, ठीक है। ये आपका उत्तर वाला पार्ट है, देख लीजिए। पहला मैंने आपको समझा दिया था किस तरीके से लिखना है, दूसरा भी मैंने आपको बता ही दिया है, तीसरा द्वंद्व के बारे में आपको बता दिया हूं मैं, ठीक है। ये अथवा में जो ऑप्शन था उसका जवाब है ये खा प्रश्न का उत्तर है, अथवी का जो प्रश्न उसका उत्तर है, प्रश्न चौथे में का उत्तर है, ठीक है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं। यह अथवी में विशेष रिपोर्ट मैंने आपको बताया, देखो खोजी रिपोर्ट, यहाँ पे खोजी रिपोर्ट आ गया, ये इन डेप्थ रिपोर्ट, और फिर आपका विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, और एक और आपका विवरणात्मक रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये खा प्रश्न का उत्तर है आपके सामने। अब पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर कौन कौन होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। बाकी इसमें सीबीडी की भी आप समझ सकते हैं। खंड खा है, अब खंड खा में जो प्रश्न 5वां था जिसमें आपको भाव सुंदरी काव्य सुंदरी बताना था, तो काव्य सुंदरी में 2 पाठ आते थे, भाव सुंदरी, शिल्प सुंदरी, दोनों समझा दिया मैंने आपको। खा का उत्तर हमें डिस्क्राइब करना था, वो आपको समझा चुका हूँ। गा भी, अब बस आप प्रश्न देखते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ के समझ में चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चों प्रश्न देख करके अगर खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो पहले खुद से प्रयास किया करो, जितना कर सकते हो करो, गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उस गलती को मैच करो कि आपने गलती कहाँ की थी, तब जाकर के आप अपने आप को सही कर पाओगे, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमारा सारा का सारा कंप्लीट होता हुआ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका हो। पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। बाकी हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच योर स्टूडेंट्स।